हरियाणा आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पर आए। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पर आए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जनता टीवी के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी और साथ ही सलाहकार संपादक शशि रंजन जी। और बेहद महत्वपूर्ण, देखिए चुनावी साल और चुनावी मुद्दों से जुड़ा ये सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें बात आप ही से जुड़े सवालों की होगी। और जनता टीवी का ये मेगा कॉन्क्लेव जो है वो बस कुछ ही देर में ये शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी सीट पर बैठ जाएं, शांति बनाए रखें। तो अब की बार किसकी सरकार जानेंगे हम इस सेशन में। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। और ये अब तक का सबसे भारी भरकम पैनल, और हरियाणा के दृष्टिकोण से बात करें तो अगर आपकी नज़र स्टेज पे जाए, अंजलि ने सभी लोगों का परिचय करा दिया है, तो इससे बेहतर पैनल हो नहीं सकता है। और अब की बार किसकी सरकार अगर डिस्कस करना है तो इस विषय पे भी इससे बेहतर पैनल हो नहीं सकती। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी हैं हमारे एडिटर इन चीफ। मैं चाहूंगा कि शुरुआत बिना समय गवाए हुए। समय तो कोई भी नहीं गंवाना चाहता, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक ऐसा मंच जिसमें वो तमाम राजनीतिक दल जिनकी जनता से उम्मीद है और जनता की जिनसे उम्मीद है, दोनों आमने सामने हैं। तो जनता टीवी की इस कोशिश के संदर्भ में एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। और जिसकी सरकार है उसकी मौजूदगी में यह सवाल किया जाए कि अब की बार किसकी सरकार है, तो उससे ज्यादा साहस क्या हो सकता है, बशर्ते वो जवाब दें। तो धनखड़ साहब हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान राष्ट्रीय सचिव हैं। उनसे पूछना सबसे वाजिब है शुरुआत में। देखिए धनखड़ साहब, अब की बार किसकी सरकार, ये सवाल ही क्यों पैदा हो गया है? भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का यही सौंदर्य है कि हर 5 साल के बाद फिर से आपको जन आदेश लेकर आना पड़ेगा, जनता के दरबार में जाना पड़ेगा, जनता आपको आशीर्वाद देगी तो फिर आप उस जगह पर बैठेंगे। इसलिए ये सवाल तो हर 5 साल के बाद भारत में खड़ा होता है। यही भारत का सौंदर्य है, यही लोकतंत्र का सौंदर्य, और यही मीडिया का भी सौंदर्य है कि इस बेबाकी के साथ वो बात कर सके। तो इसलिए आपको मैं बधाई देता हूं। आपने इस सवाल में हिम्मत की तो भारत ने दी है ना। भारत ने ऐसा जो है संविधान अडॉप्ट किया है कि हर 5 वर्ष के बाद हम चुनाव में जाते हैं और जो जनता निर्णय करती है उस निर्णय के साथ आगे बढ़ते हैं। हर दल को जो सत्ता में है वो भी जाता है, जो सत्ता में आने का आकांक्षी है वो भी जाता है, और दोनों जाकर अपनी बात रखते हैं। जनता आशीर्वाद देती है, वो आते हैं। इसलिए सवाल वाजिब है और जवाब भी वाजिब होंगे। पर सवाल इसके साथ में यह है कि जो 10 साल से सत्ता में है वो बहुत बेचैन दिखाई दे रहे हैं। पहले संगठन का अध्यक्ष बदलते हैं, फिर सरकार का मुखिया बदलते हैं, फिर सरकार के सहयोगी बदल जाते हैं। तो इतना सब कुछ बदल रहा है, तो 2024 में सब कुछ तो ना बदल जाएगा, ये सवाल पैदा हो जाता है। क्या कहते हैं धनखड़? देखिए, जिसको परिवर्तन एक सहज प्रक्रिया है, और समय के साथ अनेक पदों पर रहने वाले लोग, मेरी 3 साल की टर्म पूरी हुई थी। मुझे तो लग रहा था कि आज के पैनल के हिसाब से दिग्विजय जी को देखकर तो मैं थोड़ा ठीक हुआ कि कोई एक अलग पद का है, नहीं तो आपने सब अध्यक्ष बुलाए थे जी। तो मेरा भी वर्तमान अध्यक्ष होता तो जरा और हम वर्तमान होता तो और अच्छी बात थी। हाँ, लेकिन तो वर्तमान और बात होती। लेकिन थोड़े दिन पहले तक मैं अध्यक्ष था, इसलिए उत्तर देने में तो मैं सक्षम हूं। नहीं, वो फिर अध्यक्ष हो जाओ या कुछ और हो जाओ, इसमें भी किसने रोका है? तो उस नाते से, लेकिन ये एक सहज प्रक्रिया है हमारी पार्टी में, और उस प्रकार से, और भिन्न भिन्न राज्यों में, केवल अकेले इस राज्य में नहीं, भिन्न भिन्न राज्यों में इस प्रकार से मुख्यमंत्री भी एक नौजवान चेहरा हमने दिया है, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिया है, विनयशील चेहरा दिया है। तो उस नाते से बहुत शानदार तरीके से नए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, और एक ऐसी नई जोड़ी आई है कि जिस जोड़ी के साथ हम चुनावी मैदान में जाएंगे और एक शानदार पारी के लिए जाएंगे। पर धनखड़ साहब,
एक सवाल आपसे और फिर आगे बढ़ते हैं शशि जी के साथ कि आपने कहा कि हमने नया चेहरा दिया है, युवा चेहरा दिया है और नई जोड़ी है, पर भाई आपने लोकसभा चुनाव से पहले ही ये बदला था। जिस चेहरे के साथ आप पिछली बार 10 की 10 सीटें जीत पाए थे, एन चुनाव से पहले बदले, 5 पर रह गए। ये बदलाव कहीं भारी तो नहीं पड़ गया? देखिए, या बदलाव किया इसलिए 5 भी आ गए, नहीं तो 5 के भी ला लेते। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, और ये तुलनाएं उस प्रकार की तुलनाओं से हो सकती हैं कि हमसे पहले भी 10 साल जितेंद्र जी मेरे साथ बैठे हैं, कांग्रेस की सरकार थी, और 10 साल के बाद जब इनकी पारी आई तो हम कहाँ और ये कहाँ। तो उस नाते से कांग्रेस पार्टी वहाँ 1 सीट पर बची थी। गेट बंद कर दीजिए, तो जिस गेट बंद कर दीजिए पवन। और हम 5 पर भी अभी भी हैं, तीसरी पारी में। तो उस नाते से जब क्योंकि लोकतंत्र में सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेटिव टर्म में होती है, सापेक्ष टर्म में होते हैं कि समय के साथ साथ। आज भी एक अच्छी बात मैं ये मानता हूँ कि तीसरी पारी में भी, चाहे विधानसभा के रिजल्ट की दृष्टि से हो, वोटों के हिसाब से हो, लोकसभा के हिसाब से हो, हम 50% पर, तीसरी पारी में भी 50% पर हैं। तो जनता का विश्वास उस नाते से हम लेकर अभी भी हैं, लेकिन तीसरी पारी तक आते आते बाकी दलों की स्थिति जो होती है वो आपके सामने है, उसकी चर्चा मैंने इशारे में कर दी है। धनखड़ साहब, आपने असल बात का जवाब नहीं दिया। सवाल केवल इतना था कि जो ये बदलाव किया, उस बदलाव के कारण 5 घट गई या बदलाव कर दिया इसलिए 5 बच गई? देखिए, हर चीज का अपना एक महत्व है लोकतंत्र में, लेकिन लोकतंत्र में कोई एक कारक काम नहीं करता है। समय, कार्यकाल एक कारक है, पदों पर बैठे हुए लोग एक कारक है, संगठनात्मक स्थितियां एक कारक है, चुनाव के नैरेटिव एक कारण है, अनेक प्रकार के लोकल समीकरण एक कारण है। तो इसी एक कारण को जिम्मेवार नहीं मान सकते, लेकिन जो रिजल्ट आया है, और जिसके नाते से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये अच्छा मान रहा हूँ कि तीसरी पारी में जहाँ बाकी लोग जहाँ नहीं खड़े थे, आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी पारी में भी बिल्कुल इस प्रकार से खड़ी हुई है आधी सीटों पर, तो मैं इसको अचीवमेंट मानता हूँ और इन सारे कारकों को उसका श्रेय देता हूँ। जो भी आपने चर्चा जो आप करना चाहते थे, जो बात करना चाहते थे। धनखड़ साहब, एक तो आप बहुत अनुभवी राजनेता हो और बहुत बढ़िया वक्ता भी हो, ये बात हम पहले से जानते हैं। पर देखो, बात यह है कि आपने एन युद्ध के मौके पर अपना सेनापति बदला था, आपने अपना पायलट बदला था। तो आप ये भी कारण, वो भी कारण, वो भी कारण तो नहीं कह सकते। जब युद्ध के दौरान सेनापति बदला जाता है तो फिर वही कारण मायने रखता है। तो इसलिए थोड़ा सा तो रोशनी दो। और आप बोल भी चुके हो कि मैं जवाब देने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हूं, इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आप बहुत सारी बातों को, बहुत सारे आकलन को, कुछ मीडिया के लिए हैं, कुछ जनता के लिए हैं, वो भी अपने अपने तरफ से आकलन करते हैं, समीकरण बैठाते हैं कि कौन सी घटनाएं किस प्रकार की हुई हैं। लेकिन इस, मैं कहूँगा कि इस परिणाम पर भी मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि नायब जी के नेतृत्व में, और जो हमारे इनसे पहले वाले थे वो भी लोकसभा जीत कर गए हैं, केंद्र में मंत्री बने हैं, तो श्रेय दोनों को ही है। और उस नाते से मैं कहूँगा कि हम जो है एक अच्छे ऐसे उस पर आए हैं कि अभी मैं ये कहूँ कि लोकसभा अगर सेमीफाइनल थी तो फाइनल के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। उस चुनौती को जो हमारे सामने है उसके लिए एकदम पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। जितेंद्र भारद्वाज जी, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें आपको आ गई, लेकिन क्या ये तथ्य नहीं है जेजेपी भी चुनाव लड़ रही थी, आईएनएलडी भी चुनाव लड़ रही थी, और आम आदमी पार्टी तो कैंडिडेट ही हैं थे, सुशील गुप्ता जी, आपका अलायंस था। 1-to-1 फाइट की स्थिति हो गई, जेजेपी को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा, आईएनएलडी को भी उठाना पड़ा। क्या ये सत्य नहीं है जो पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो वोट आपको मिले, अगर आप उसको कांग्रेस का वोट समझने की भूल कर रहे हैं या उसको इस रूप में देख रहे हैं कि ये सारे वोट कांग्रेस के हैं, तो ये गलती नहीं होगी? बीजेपी की जो एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट थे या जो नाराजगी वाले वोट थे, वो सब कांग्रेस या उनके अलाइड पार्टनर्स को मिल गए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आपने मेरे कुछ सवालों का जवाब आपके सवाल में ही छुपा है।
आपने कह दिया कि हमें 5 सीटें इसलिए मिली कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। तो ये नहीं, आपने मैंने मतलब- ये कहा मतलब कि जो 5 सीटें आपको आई जी। और जो आप बहुत उत्साहित हैं कि कांग्रेस को वोट मिल गई, कांग्रेस की हवा है, मैं ये समझना चाहता हूं कि जो वोट मिले, भाई 1 to 1 फाइट की स्थिति थी। अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती तो फिर वो 10 की 10 कांग्रेस को आनी चाहिए थी। वो जो वोट मिले वो नाराजगी वाले वोट आ गए। अब विधानसभा चुनाव में उधर दिग्विजय जी की भी पार्टी होगी, रामपाल माजरा जी की भी पार्टी होगी, सुशील गुप्ता जी की भी पार्टी होगी, तो वोटों का बंटवारा होगा। सर, राजनीति में जब आप जीत जाओ, अब वो एंटी इनकम्बेंसी की वोट हो या आपकी अपनी वोट हो, ये मैटर नहीं लगता। आज किशोरीलाल शर्मा मोदी जी से ज्यादा मतों से जीते हैं, ये फैक्ट है। अब वो एंटी इनकम्बेंसी हो, अब उसको आप किसी से भी इसका कोई पैमाना नहीं हो सकता। पैमाना ये होता है कि एक किसान पुत्र को हटा करके नया अध्यक्ष बनाना। क्या कमियां थी धनखड़ साहब के अंदर? केवल एक चेहरा बदलने की एक चॉइस थी ना। खट्टर साहब को क्यों हटाया? अगर खट्टर साहब अच्छा चल रहे थे, उनकी परिवार पहचान पत्र, जो परेशानी पहचान पत्र था वो अच्छा चल रहा था, तो क्यों बदला? क्यों इनको लाए? अब खट्टर साहब सीएम नहीं है, फिर भी क्यों हरियाणा की जेड प्लस सिक्योरिटी लेके घूमते रहते हैं सुपर सीएम बन करके? तो हम इन चेहरा बदलने से एंटी इनकम्बेंसी जो आप कह रहे हैं, मैं उसको शुद्ध भाषा में कहता हूं जनता की नाराजगी। भाई साहब, जनता नाराज है, जनता नाराजगी दिखा चुकी है और अब जनता नाराजगी और ज्यादा दिखाएगी। उसका कारण है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है। इस देश के अंदर एक ऐसा वर्ग है, क्योंकि ऐसा वो बना दिया गया माहौल कि अगर भाजपा नहीं होगी तो हिंदुत्व मर जाएगा, हिंदू मर जाएगा, हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। एक वो पैमाना बना करके मोदी जी का चेहरा बनाया गया है। तो सेंटर के जब चुनाव होते हैं तो मोदी जी के चेहरे पे होते हैं। हर स्टेट में मोदी जी बोलते हैं मैं चेहरा हूं। तो इनको जो वोट मिली है, 5 भी जो जीते हैं ना, वो मोदी जी के चेहरे पे जीते हैं। हरियाणा में तो कोई विकास का कार्य ही नहीं है, ये बता ही नहीं सकते किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। वहां तो कह रहे थे मोदी जी मोदी जी मोदी जी का विकास, अब क्या बोलेंगे? अब कौन से विकास की बात करेंगे? अच्छा, एक बात बताओ जितेंद्र जी। जी जी जी। वो आप बता रहे थे कि देखो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, देखो इन्होंने मुख्यमंत्री भी बदल दिया, इन्हें जनता का समझ में आ गया तो इन्होंने ये बदल दिया। तो भाजपा के संदर्भ में आपको ये तो समझ में आता है ये जनता की बात समझ लेते हैं, अब जनता की बात क्यों नहीं समझ पा रहे? भाई, हुड्डा जी को तो जनता ने ही बाहर कर दिया था, फिर भी अभी भी आप हुड्डा जी के नाम को लेकर ही उम्मीद बांधे हुए हो। तो जो भाजपा समझ जाती है, आपकी समझ में संकट क्यों है? देखिए, आप बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात का सटीक जवाब देता हूं। हमने अगर कुछ कार्य ऐसे किए रहे होंगे, चाहे उसमें हम जो एंटी इनकम्बेंसी बात आपने की थी, हम भी सेंटर की एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हुए थे उस समय, लेकिन हम इस बात को स्वीकार करते हैं। भाजपा वाले इस बात को स्वीकार करने से गुरेज करते हैं। शायद हमारा दूसरा कार्यकाल में कुछ कमियां हमसे हुई जो सेंटर की, उसमें हरियाणा को भी उसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन दूसरी बार आप देखिए ना, जनता ने 31 सीटें दी। 31 सीटें दी किसको दी? हुड्डा जी के नेतृत्व में ही दी ना, हुड्डा जी के को चाह करके ही दी ना। वो हम इस सवाल का जवाब ये नहीं है कि हुड्डा जी को क्यों कंटिन्यू किए हुए हैं। हुड्डा जी ही एक ऐसा चेहरा है, उन्होंने अपने 10 साल में जो कार्य किए, आप 10 साल के भाजपा के कार्यकाल को कंपेयर कर लें तो, और हमारे कांग्रेस के हुड्डा साहब के नेतृत्व के कार्यकाल को कंपेयर कर लें, आज जनता उनको पसंद कर रही है, तभी हमें 5 सीटें मिली हैं। अब वो सीएलपी हैं, उदयमान जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन्हीं की लीडरशिप में तो हमें 5 सीटें मिली। एक बार बताओ, हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनने से कौन रोक सकता है? धनखड़ जी की पार्टी रोक सकती है या कुमारी शैलजा जी रोक सकती है? ईडी नहीं, या कुमारी शैलजा जी रोक सकती है? ईडी और बाकी सबसे हम निपट लेंगे। जो इनकी एजेंसियां है ना, जिनको ये अपना रोल बनाए हुए हैं, बीजेपी की शाखाएं बन गई हैं, वो एजेंसियां जो आपको पूरा भरोसा है? हालांकि केजरीवाल साहब ने हमें दिखा दिया है कि जेल से भी सरकार चलती है। अब इनको इस बात से समझ लेना चाहिए। नहीं, आपने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। जी जी जी, आपने ये बताया कि सबसे निपट लेंगे, तो अगर जेल से सरकार चलने में निपट लेंगे। एक मिनट, इनको बड़ी लेट समझ आया है या राजनीति में लेट आए हैं। मेरे दादा को 2013 में आप लोगों ने जेल में डाला था और उनने जेल से जब सरकार, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का आरोप हमारे पुराना। हाँ, तो केजरीवाल जी को एक मिनट भारद्वाज साहब, एक मिनट, आपकी इंग्लिश मैंने सुन ली, मेरी सुन लीजिए। केजरीवाल जी को भी अदालत ने डाल रखा है, किसी और ने नहीं डाल रखा। ईडी ने।
हाँ, ईडी अदालत को ने- ईडी अदालत को भी ने अदालत में डाल ने रखा अभी है। निर्णय नहीं दिया। अदालत ईडी ने आपके दादा जमानत के दे केस रखी में है। अदालत का निर्णय था। ये कानून, आपके दादा ये के केस कानून, में और इनके केस ये में फर्क है। सुनिए मेरी बात, जी जी आप लोग इतनी लेट समझे हैं। हम यही तो कह रहे थे, जेल से ही तो सरकार चलाना चाह रहे थे। आप तो अब भी भाजपा का समर्थन कर रहे हो। अरे आप कहाँ अब भी कर नहीं रहे? समझ रहे। अरे आप अब भी नहीं समझ रहे। अरे आपको कोर्ट ने सजा दी, आप उसको बता रहे हो हमारी सजा, और जिसको ईडी ने डाला उसको बता रहे हो कोर्ट ने सजा। आपके जिनके आप शागिर्द हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और सुरजेवाला ने और तमाम लोगों ने मिलकर के साजिश रची थी। सारा हरियाणा जानता है, कौन नहीं जानता। इसका मतलब आप कोर्ट पे आक्षेप लगा रहे हो। आप सुप्रीम बिल्कुल, कोर्ट को चैलेंज कर मैं रहे हो। कोर्ट पर नहीं लगा रहा, आप सुप्रीम मैं कोर्ट आपकी की सजा को साजिश पर चैलेंज लगा कर रहा रहे हूं। मैं आपकी साजिश पर लगा रहा हूं। अगर आप भूपेंद्र सही- सिंह हुड्डा के खिलाफ अगर साजिश मानते हो तो चौटाला साहब का जाकर के 2013 वाला केस उठा करके देखिए। भाई साहब, अगर आपका गलत थे तो सुप्रीम कोर्ट में डालते ऐसा आप। है, सुप्रीम कोर्ट ने माफ क्यों नहीं ऐसा किया है, आपको? खुद की सारी मीठी और दूसरे की कड़वी। ये कंपैरिजन पर जब एक टेबल पर आओगे तो उसको कंपेयर कीजिए। देखो, आपने तो ठेका ले रखा है ऐसा है, बुराई करने का। बुराई किस बात की? बीजेपी की नहीं चौटाला करोगे। साहब को सजा आप हुई, बीजेपी की नहीं उन्होंने करोगे। कहा जेल से सरकार चलाएंगे, इनके पसीने छूट गए। मैं कह रहा हूँ आप अब किस बात की तकलीफ है? अब किस बात के लिए कह रहे हैं जेल से सरकार आप चलाए? इनकी बुराई पे बड़ाई करने आए हो या हमारी मैं बुराई करने किसी आए हो? की बड़ाई आप नहीं हमें करने आया। सरकार में समझ रहे हो क्या? मैं ये सरकार कह में रहा नहीं हूं, है। मैं सरकार में ये है भाई साहब, हम नहीं है। मैं आप ये कह हमारी बुराई क्यों रहा, करते अरे तो रहते हो? सरकार में नहीं होगे तो सरकार में कभी रहे तो होगे। ठीक है, आपने ठेका उठा रखा है, सरकार में हमारी कभी तो बुराई रहे होगे। भैया, भूपेंद्र हुड्डा ने साजिश रच अपने कर, घोटालों का होता है, डर उस बात का भूपेंद्र है। हुड्डा की जो है साजिश वो ने चौटाला साहब को जेल में डाला था। रामपाल माजरा जी अच्छा, बैठे। एक- वो एक- अपने एक बात बताइए, घोटालों एक से मिनट, डरे भाई, हुए, आज बाकी तो- जितेंद्र नहीं डरा हुआ, एक- हुड्डा साहब क्यों डरे हुए हैं हम पीछे? क्रम से चल रहे थे। अरे 10 साल, कामों से अपने पापों एक से 80 डरता साल का, है। एक 80 आप तो साल का नहीं डरे आदमी, हुए ना। एक वो तो डरे हुए मिनट, हैं। एक मिनट, 80 साल का आदमी नहीं डरा। हुड्डा साहब तो उनसे आजकल जवान है, अभी भी जवान है, किस बात के लिए डर रहे हैं? अच्छा, एक अरे बात जेलों से डरते हो? एक बार मुझे एक मिनट, देखो, एक मिनट, भाई साहब, जितेंद्र जी, मेरे पिताजी 40 साल राजनीतिक जीवन में थे, वो नहीं डरे, तो क्यों डर रहे हो? अच्छा एक बात जेलों बताइए, से डर लगता है? एक बात बताइए संघर्ष दिग्विजय जी। कीजिए, अगर सही है तो अदालतों से छूट जाएंगे। अरे घोटालों देखो, से एक डरे मिनट, एक मिनट धनखड़ साहब, हम क्रम से चल रहे थे पर दिग्विजय जी ने हस्तक्षेप कर दिया। कहीं दिल को बात छू गई होगी तो दिग्विजय जी को चुप गई। लेकिन बीजेपी की जानने बुराई- की बात यह है भाई साहब, दिग्विजय जी, बीजेपी की एक बुराई मिनट, बर्दाश्त नहीं कर सकते एक ना मिनट ये लोग। पूछो जी, दिग्विजय जी से बीजेपी वाली बात पे भी आऊंगा, अरे दिग्विजय मगर जी, अभी एक मिनट पहले बुराई सवाल इनकी पर तो कर रहे आइए। हैं, बोल रहे हैं। जितेंद्र जी थोड़ा शांत दिग्विजय जी, जानने की बात अगर यह यहां है- बैठा हूं तो जवाब तो दूंगा ना। अरे अभी तो आप इसमें सवाल- आप मैं सवाल तो बीजेपी का लीजिए। जवाब दूं, अरे आप वो सवाल- बीजेपी का देंगे। अरे सवाल तो लीजिए दिग्विजय जी, ऐसा हिसाब नहीं कि तो आप सबका होगा जी। हिसाब तो सबका होगा। हाँ तो वो हिसाब ही जानने के लिए है दिग्विजय जी के पास, क्रम पे थे पर बात ऐसी उठ गई। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में बहुत कुछ गड़बड़ हुआ, ये भाजपा भी बताती है और जननायक जनता पार्टी के नेता भी बताते हैं, चाहे वो दुष्यंत चौटाला जी हों, चाहे वो दिग्विजय चौटाला जी भी हों। अब सवाल इस बात का है दिग्विजय जी, जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ 4.5 साल आपने हरियाणा सरकार में साझेदारी की, तो ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करने में आप लोगों के हाथ क्यों कांप गए? क्यों आप कोई परिणाम नहीं दे पाए? एक सक्षम सरकार, एक बिल्कुल। दमदार नेता क्यों ऐसा कमजोर नजर आया? आपने वो सवाल जो धनखड़ साहब से पूछना चाहिए था मेरे से पूछ लिया। मुख्यमंत्री के प्रेरोगेटिव का मामला उप मुख्यमंत्री तय करेगा कि किसके खिलाफ वो होगा, केस क्या चलेगा। करें, क्या करें दिग्विजय? दुष्यंत जी की शख्सियत ऐसी है ना, इसलिए उम्मीद ये- बंध गई। ये आप अगर इसे हमारी हमने उम्मीद कर ली। दुष्यंत जी से तो पूरे हरियाणा ने उम्मीद की भी थी और आगे भी हरियाणा उन्हीं से उम्मीद करेगा। पर आपने जवाब नहीं दिया, और अगर दुष्यंत जी से दुष्यंत जी के हाथ में वो कलम ही नहीं थी जिससे केस चलाया जा सकता था। तो आपने फिर जाके ऐसी साझेदारी अब किससे चल रही है सरकार? अब किससे चल रही है सरकार? उसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब किससे चल रही है सरकार? दिग्विजय जी थोड़ा तो रुकिए, थोड़ा इधर से भी सवाल लीजिए। केस तो चले हुए हैं जी, केस तो चले हुए हैं। 9.5 साल तक केस ही चला रहे हो। जमानतों पर हैं, ये को सबको पता है। मैं एक बात डर- कहूंगा धनखड़ साहब। डर इसीलिए लगता है जमानत वाले आदमी को। मेरी डर लगता दादी आज स्वर्ग में है, अब तो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनके साथ बहुत समय बिताता था। मेरे दादा जेल में थे, वो कह करके गए, हम जब कुछ गलत कहते थे या जोश में कुछ बातें कह देते थे, जवानी में थे, तो वो कहती थी नहीं, ये बातें शोभा नहीं देती, जो बोएगा वो अपने आप काटेगा। तो जो बोई है हुड्डा साहब ने वो तो काटनी है। अच्छा एक बात बताइए, जो बोएगा सो काटेगा, दादी की बात आपको याद रही? आपने ऐसा क्या बोया इन 4.5 साल में कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो 1% वोट में सिमट गए आप? बिल्कुल, हमारा
जब फैसला हुआ था बीजेपी के साथ जाने का, वो मुद्दों के आधार पर हुआ था। उनमें से 70% मुद्दे हमने पूरे किए। जब सरकार बदली और हमारा समझौता नहीं रहा, सीट शेयरिंग पर हमारी सहमति नहीं बनी दोनों पार्टियों की, तब हमने 5100 पेंशन की बात को उठाया था। भारतीय जनता पार्टी उस बात से पीछे हट गई, हमारा समझौता टूट गया। देश दो हिस्सों में बटा। मोटे तौर पर आपने खुद माना अभी मेरे अपने मन से कि एक मोदी और एक गैर मोदी के तौर पर इंडिया का गठबंधन, जिसके अंदर हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। पूरे देश में देखें, पंजाब जैसे यूनिक एग्जाम्पल को छोड़ करके बाकी तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाले की कोई जगह नहीं बची। लोगों ने मोदी या मोदी के खिलाफ वोट दिया। हम वोट मांगने भी गए तो सिर्फ काडर ने तो वोट दे दिया, वर्कर ने तो वोट दे दिया। जनता ने कहा कि लोकसभा में वोट मत मांगो, विधानसभा में वोट देंगे। ये आम चर्चा थी लोगों के। ये कौन सा फार्मूला होता है जिसमें आपको ये पता चल जाता है कि लोगों ने कहा कि देखो अब हमें लोकसभा में वोट मत मांगो, मैं इतिहास उठा करके बता दूंगा तो बहुत लंबा चला जाऊंगा। माजरा जी मेरे से पुराने लोकदली बैठे हैं, चोई देवीलाल जी का 83-84 का इतिहास, फिर 87 में क्या हो गया था। तो इन बातों पर अगर मैं चले जाऊं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। माजरा जी के पास ही चले जाते हैं। और माजरा जी से पूछने के लिए शशि जी सवाल थोड़ा मेरे पास अलग है। और माजरा जी आपसे जानना यह है कि आप ये विधानसभा का 2009 में भी 10 की 10 हार गए थे हम, और फिर 32 आई थी जी। माजरा जी, ये जो इस बार का विधानसभा चुनाव है, आप किस लिए लड़ेंगे? सरकार बनाने के लिए या अपनी पार्टी की मान्यता बचाने के लिए? सर्वप्रथम तो 25 में कारगिल विजय दिवस की सबको बहुत बधाई देता हूं, आपके चैनल को भी। चलिए भाई, जोरदार तालियां। माजरा जी ने कुछ अलग तो एक ही लाइन में मुकाऊंगा कि क्या ध्येय होगा, क्यों लड़ेंगे। आपने पूछा है, ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता। चश्मा पहन चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। और अरे पंजा फूल तो ठीक है, दिग्विजय जी की भी तो कुछ चिंता करोगे कि नहीं? दिग्विजय जी हमारे भतीजे हैं, हमारे दिल में हैं, कोई ऐसी बात नहीं, उनके प्रति बहुत सम्मान है। ये सत्ता विरोधी लहर है। इस सत्ता विरोधी लहर में करने वाले केंद्र में चले गए। और आपने विशेष तौर से धनखड़ साहब से पूछा, इन्होंने कहा कि मैंने 75 पन्ना प्रमुख सम्मेलन करे। जे आप 90 भी कर लेते तब भी आपको अध्यक्ष नहीं रखना था। उसका कारण था क्योंकि एक जाति विशेष को टारगेट किया गया। 3 सेंटर में मंत्री बने। आप देखिए कौन कौन बने। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बना? प्रदेश का अध्यक्ष आजाद नहीं, वो बने। अगर ये कार्यशील थे, किसान के बेटे थे, किसानों के तो बीजेपी और कांग्रेस भी दोनों खिलाफ हैं। जो काले कानूनों की लड़ाई चली 380 दिन तक, 750 किसानों ने जाने दी, सर्वप्रथम तो इनके एजेंडे में था। वो बिल टेबल हुआ था पार्लियामेंट में। तत्कालीन विरोधी दल की नेता स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने उसका विरोध किया था और फिर वो ठंडे बस्ते में रख दिया गया था। ये काले कानून फिर से ले आए गए, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बढ़ाए, और जिसके लिए जहां जहां किसान थे, किसान बहुत विरोध में था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ा। और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात के लिए तत्पर और तैयार हैं कि आने वाले समय में जैसी परिस्थितियां छोड़ के गए, कर्जा कांग्रेस पार्टी ने 90,000 करोड़ छोड़ा था, इन्होंने 3,17,000 करोड़ पहुंचा दिया। स्कूल इन्होंने, कोई मास्टर कांग्रेस के टाइम में भी नहीं थे, स्कूलों में इनके वक्त में भी मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर उनके वक्त में भी नहीं थे, इनके वक्त में ना दवाइयां हैं, ना जल घर जल बिन सुने पहले भी थे, आज भी हैं। आज बिजली घर हैं तो बिजली बिन सुने हैं। आज ये स्थिति जो हुई है दोनों के राज में हुई है, और इसलिए हरियाणा प्रदेश की जनता अल्टरनेट चाहती है। अब की बात मुद्दत से एक तमन्ना हरियाणा प्रदेश के नहीं, देश के किसानों की, कमेरे की, दलित की, शोषित की एक ही तमन्ना थी कि इस देश की बागडोर गरीब की बेटी संभाले और देश की प्रधानमंत्री बहन मायावती जी बने और हरियाणा का मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला बने। लोकसभा चुनाव ये होगा। तो कुरुक्षेत्र में आपसे मुलाकात हुई थी,
आज नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा, वो सुबह के सेशन में 9 बजे आए हुए थे, तो सारी पार्टियों का जिक्र हो रहा था। उन्होंने बड़ी इच्छा जाहिर की कि आईएनएलडी मजबूत हो, जेजेपी मजबूत हो। ये अगर बीजेपी के लोग चाहते हैं कि आईएनएलडी मजबूत हो, जेजेपी मजबूत हो, तो इसका मतलब आप समझते हैं ना, कुरुक्षेत्र में कलायत में आप थे, बगल में कैंडिडेट बैठे हैं उधर वाले जो आपके लेफ्ट और राइट है, ये मिल करके वहां थे और आप सेंटर में थे। आज सब लोग ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की जो हार हुई वो अभय सिंह चौटाला जी की वजह से हुई। लोग कह रहे हैं कि सेटिंग कर करके गए और इसलिए खड़े हुए कि बीजेपी का कैंडिडेट भूल गए। तो ये जो देश में बीजेपी वोट का बंटवारा है, तो अब तो विधानसभा चुनाव में और ज्यादा होंगे। मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह बने थे और हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल बने थे। दोनों ने हमेशा कांग्रेस विरोधी राजनीति की और इसकी वजह से वो इस देश के सत्र पे भी देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो आपको ये कहना चाहती है कि जेजेपी मजबूत हो और आईएनएलडी मजबूत हो, ये तो पहले से रजिस्टर्ड पार्टी हैं और ये चुनाव ना लड़ेंगी। आप इनकी बात करते हैं और क्या करेंगी? इलेक्शन तो लड़ा नहीं किसी भी राष्ट्र पार्टी ने, तो फिर वो क्या करें? कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के अंदर राज था, आम आदमी पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई, किसके दम पे बनाई थी? पहली बार कांग्रेस के साथ किसके दम पर बनाई थी? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था। विरोध आम आदमी पार्टी किस बुनियाद पर खड़ी हुई थी? सरकार गठबंधन पे नहीं बनी, अकेले बनाई और कैसे चली थी? और 3 बार बनाई। पहली सरकार कैसी चली थी? पहली सरकार में कांग्रेस का समर्थन लिया था, उसके बाद तो फिर छप्पड़ फाड़ लिया तो था बाहर से, दिग्विजय जी, बाहर से दिग्विजय जी, साझेदारी नहीं थी। मैं अभी दिल्ली का प्रभारी था, इनके गठबंधन को, अपवित्र गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत कर आई है। ये जिनके विरोध में राजनीति आप करते हमें थे, ये कहना चाहते हो उन्हीं के साथ ये नाटे डाले, सुशील गुप्ता को हमने हराया, उनके साथ ही आप ये नाटे कहना डालने चाहते लगे। हो? नहीं, और वो जो जो है, मैं आपके बात का जवाब दूं। एक मिनट, क्या पंजाब में हम गए थे, ये 10 में से 3 जीत के आए? दिल्ली में हम गए थे, ये 7 की 7 हार गए। जो क्या वहां पर जाकर के हमने इनका विरोध किया था? आप एक चीज समझिए, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं और कई सारे एग्जांपल्स हैं आंकड़े के आधार पे, परंतु आंकड़े ये भी तो अगर 1-to-1 फाइट में चुनाव क्या हमने लड़ा था, हारती है 13 में अगर एक बात बताइए माजरा जी, आपको आपत्ति किस बात पे है? अगर हम ये सवाल उठा वो मजबूत कर रहे हैं आपको, तो रामपाल जी कुरुक्षेत्र में वो आपको मजबूत कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मजबूत, वो नहीं आप मैं भी चाहता हूं। भाई साहब, पहले तो मैं भी भाई आप कांग्रेस विरोधी हैं, आप जीते ना जीते कांग्रेस को हरा दिया, बस तो मकसद तो पूरा हो गया। यही मकसद है। वैसे भी यही मैं कहना चाह रहा हूँ। वैसे भी आपने ये पूछा है सुशील गुप्ता जी के बारे में कि आपके पड़ोस में बैठे हैं, आप ये कहना चाहते थे कि हमने इनको हरवाया, आप ये कहना चाहते थे? मतलब अगर क्या पंजाब में हम गए थे, 13 में से ये 10 हार गए, दिल्ली में सारी की सारी हार गए, क्या हम गए थे? माजरा जी, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा कि अगर हम ये सवाल कर रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला जी इतने कद्दावर नेता हैं, इतने मजबूत नेता है, इतने दमदार नेता हैं कि वो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर दे, तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो तो और अच्छा चुनाव परिणाम बुरा नहीं लग रहा। ये बात को कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं हम। आप सच्चाई है, इनको हराया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अगर वो ढंग से साथ दे देते तो इतनी नहीं, इनकी पार्टी के अनुराग डांडा जी ने ये बयान दिया कैथल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रणदीप सिंह सुरजेवाला और मेरे मित्र अशोक अरोड़ा ने इनको हराया है। इनकी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं वो। अब तो सारी बात मेरी हो रही है, मेरे से भी सुन लो। हाँ सुन, बताइए। सबसे पहले मैं धनखड़ जी को, सबसे पहले मैं धनखड़ जी को बधाई देना चाहूंगा। इनके आने से पहले मुख्यमंत्री के पूर्व एसडी, जिनको पता होता है माल कहां से आता है कहां जाता है, और भाजपा के चीफ प्रवक्ता इस मंच पे बोल के गए
कि हमने सारे ऑफिस रिलायंस से पैसे लेके बनाए। बधाई, कम से कम यहां सच बोले। हम तो संसद में ही कहते थे। देखिए एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर दूं, आप बोल रहे थे बहुत गलत। ये तो ऑन एयर बात है। नहीं ये तो नहीं कहा, ये तो शायद नहीं कहा, मैं ही सेशन कर रहा था। हाँ। ये तो नहीं कहा कि हमने रिलायंस से पैसा लेके बनाया। कहे आप टेलीविजन को रिवाइंड करके देख लें। चलिए मैं सुशील गुप्ता जी, आप जैसे शानदार आदमी से इस तरह यही क्या कह आपको समझ में दिक्कत हुई होगी। कोई बात है ऐसे व्यंग में कही जाती है, मैं बताता हूं धनखड़ साहब। चलो व्यंग में सही माना। आपको पता है कि ये उन्होंने माना, उन्होंने अपना ऑफिशियल बयान दिया, इसके लिए बधाई। नहीं, उसने ये कहा था, उन्होंने ये कहा कि गुड़गांव अपनी में बात पूरी कर दूं। नहीं एक मिनट, जहां तक मेरे फैक्ट्स होने चाहिए। अभी तो मैं इतनी देर से चुप गुड़गांव था, में एक मिनट तो बोलने दो शशि रंजन जी। जो वेयर हाउसेज बने वो कांग्रेस, ये जितेंद्र जी थे यहाँ पे बैठे हुए, कि गुड़गांव में जो वेयर हाउसेज और ये सब बने वो कांग्रेस के रिजिम में रिलायंस और दूसरी कंपनियों ने उनसे बने और उनसे हमने पैसे लिए, उनसे बने और उनसे हमने पैसे लिए। आप ऐसी गलत है, आप जब ये पत्रकार मना कर रहे हैं जी, और आगे हाउस मना कोई कर बात रहा है, नहीं, वो तो फिर on आप air जैसा है। जिम्मेवार आदमी ऐसी बात गुप्ता साहब, आप तो ऑन एयर है, आप बात सुनो शोभा ना। अब अगली बात सुनो, आप ये सुनिए आपको शोभा गुप्ता नहीं साहब, सुनिए। आप ये बताओ हराया किसने? छोड़ो बात को, पैसे पूछे वाली बात बाद में करें। हाँ, हराया किसने? देखो बात आम आदमी पार्टी ना तो सर्वे में आती और ना लोकसभा में आती, सीधी सरकार बनाती है। तीसरी बार दिल्ली में बनाई। आदमपुर में भी कह रहे थे आप। सुनिए आदम सरकार बनाने की बात है। सबसे पहले हमने तीसरी बार दिल्ली में बनाई, आदमपुर पंजाब में बनाए दमदार तरीके से। और जहां तक मेरे पड़ोसियों की बात है, 3 पार्टियों ने मिलकर 30 कैंडिडेट खड़े करे। 30 कैंडिडेटों ने मिलकर जितनी वोट ली उससे फालतू अकेले ने हमने ली। ये तो हरियाणा की जनता ने बता दिया कि हरियाणा के अंदर तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी है। अरविंद गुप्ता जी, एक कड़वा सुनिए सवाल। गुप्ता जी, तो आप सुनिए तो इतना गुप्ता जी, इतना दिक्कत क्यों लग रही है? मैं आपके पक्ष में, मैं धनखड़ आपके साहब पक्ष में बोल रहा हूं। धनखड़ साहब अगर मेरी बात तो हरियाणा सुनो, में मेरी बात तो सुनो। अगर हरियाणा में खाता खोलना चाहते हो तो SYL बनवा दो, नहीं खाता भी नहीं खुलेगा। इस मंच पर नोट कर लो आप। अच्छा देखिए, हरियाणा पानी देखिए, के मामले में बहुत सेंसिटिव प्रदेश है। एक बात बताओ, अगर SYL नहीं 3 बनवाई, एक सुनिए। सीट भी आ जाए तो मेरी गारंटी मैं इस बिल्कुल एक मिनट सुनिए सुशील जी। सुनिए एक सुनिए मिनट, खाता भी नहीं। अरे सुन तो एक रहा। मिनट सुशील जी। इनकी बात का जवाब तो दे दूं। अरे रुकिए तो सही, इनके अच्छा, सवाल से उसके जुड़ा हुआ सवाल ऊपर है। तो फिर का जवाब देने का मौका देना। एक मिनट, धनखड़ साहब, विधानसभा एक में मिनट, भाई, पहला 2 मिनट। रेजोल्यूशन पारित कर दिया कि SYL का पानी क्या एक बूंद भी नहीं देंगे। भगवंत मान की सरकार ने ये प्रस्ताव पास कर दिया। एक मिनट धनखड़ तो साहब, इसलिए यहाँ खाता नहीं खुला। अरे धनखड़ साहब, सवाल उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या पन्ने पलटने पड़ते हैं? तो पन्ने पलट के ये है कि भाई पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अकाली दल की सरकार रही और उस सरकार के रहते हुए भी SYL का पानी हरियाणा में नहीं आया। हरियाणा में भी भाजपा की रही और सरकार- केंद्र में भी रही। एक मिनट, कांग्रेस की भी रही, दोनों तरफ। गुप्ता साहब थोड़ा तो रुको। फिर भी भाजपा की सरकार प्रदेश में बन गई। तो जब आप पंजाब में सरकार रहते हुए पानी की बूंद ना लाए और सरकार बना ले गए, तो सुशील गुप्ता जी अगर उम्मीद कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी, मैं तो फिर क्या दिक्कत? अभी इस बात पे आता हूं। एक बात समझने की है, जी। पानी का मुद्दा जो जिस समय चौधरी देवीलाल जी, रामविलास जी, डॉक्टर मंगल सेन शुरू हुई और जब से जो उसकी यात्रा हुई है, अब वो एक अलग पड़ाव पे है। पूरे हरियाणा ने उसको समझना चाहिए। और पड़ाव ये है कि हमेशा झगड़ा होता था कि 60 लाख एकड़ फुट पानी मिल रहा है, 19 लाख एकड़ फुट बकाया है, वो पानी हमारा मिलना चाहिए। और इसके लिए SYL की बात होती थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है वो सबके समझने की है और पंजाब के समझने की भी है, गुप्ता जी के समझने सर्वोच्च की भी है। न्यायालय ने ये भी कही है, सुनिए तो बात- मेरा भी सुनिए टाइम है तो- धनखड़ गुप्ता जी, साहब, बात- अब सुनिए बात तक ना, मैं बात पूरी- SY अब बात पूरी कर- जाने दीजिए ना। अब ये बात बात पूरी- नहीं, अब बात तो पूरी- शुरुआत भी कराओगे हमारी या पूरी कराते एक रहोगे? मिनट गुप्ता जी, आता हूं। एक सवाल मिनट, बराबर का अब दोगे। बात पूरी करने दीजिए। गुप्ता जी, सुनिए। गुप्ता जी, अब- एक मिनट, एक अब बात पूरी मिनट। करनी धनखड़ साहब अपनी बात कर लें, उसके बाद सीधे बात सुशील क्या गुप्ता। है? हाँ, ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि पंजाब का तर्क ये होता है कि हमारे पास पानी नहीं है, अतिरिक्त पानी नहीं है, हम और पानी नहीं दे सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने अब ये कहा है कि पानी को रोजाना मापा जा सकता है, साप्ताहिक मापा जा सकता है, मासिक मापा जा सकता है। पानी के माप पर मत जाओ, जैसा होगा माप कर बांट लेंगे। जो भाखड़ा मेन लाइन नहर है वो 60 साल पुरानी हो गई है
और हरियाणा 2000 क्यूसेस पानी पीता है, दिल्ली 1050 क्यूसेस पानी डेली पीती है। और किसी दिन अगर उसमें दिक्कत आ गई तो दोनों राज्यों के पीने के पानी, पशुओं के पीने के पानी, सब चीजों के पीने के पानी में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए घर में भी अगर लाइट नहीं हो तो एक इन्वर्टर लगाते हैं, अगर किसी कॉलोनी में लाइट जाती है तो जनरेटर लगाते हैं। इसलिए एसवाईएल को अल्टरनेट कैनाल के रूप में बनाइए, पानी नहीं होने का बहाना मत करिए, जैसा होगा वैसा बांटते रहेंगे। ये लॉजिक इससे पहले नहीं आया था, अब लॉजिक ये है अल्टरनेट कैनाल चाहिए, पानी का बहाना बनाकर मत रोकिए। पानी को मासिक नाप सकते हैं, वार्षिक नाप सकते हैं, साप्ताहिक नाप सकते हैं, डेली नाप सकते हैं, और साहब की बात का पूरा जवाब दूंगा। सुनो तो, सुनने की हिम्मत रखो। ठीक है गुप्ता जी, आज मैंने एक तो पानी का जवाब देना है और एक ही बात इसका देना है कि सरकार किसकी बनेगी। दो ही मुद्दे कि किसने हराया और किसने हराया। तो शांति से सुनो, उसके लिए टाइम दो। पहली बात तो हरियाणा में बीजेपी की सबसे भ्रष्ट सरकार है। सहकारिता घोटाला इन्होंने किया 100 करोड़ रुपए का, जिसको सरकार के कोर्ट ने भी माना। पेंशन घोटाला इन्होंने किया 162 करोड़ रुपए का। पेपर लीक घोटाला क्या, सुनिए एसवाईएल पे आ जाइए ना, आऊंगा ना, पहले सरकार किसकी बनेगी वो भी आ जाएंगे सर, आ जाएंगे। कर्म तो मैं बात को समझो, कर्म तो मैंने ही लेना है, वो दूंगा ना। तीनों बातों का जवाब दो। शशि रंजन, अरे शशि रंजन इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तीनों बातों का जवाब लो। अरे चिंता क्यों करते हो भाई? जो जवाब वो रट कर आए पहले वो तो बोलने पहले वो तो बोलने दो, जो पट गया बोलने दो। ठीक है। शिक्षा विभाग में 4 लाख फर्जी भर्ती स्कूलों में की, उनकी किताब के पैसे खा गए, उनकी यूनिफॉर्म के पैसे खा गए, स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं। 63 लाख किताब खरीदने के पैसे खा गए। 10,000 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला किया। बेरोजगारी में नंबर 1 इनका सुनो तो है दिल्ली में। ये पेपर तो पूरा कर लेने दो। शराब घोटाला सब जगह चलो गूंज रहा है। सुन तो लो, किसी भी सुनिए अभी आते हैं, आप अपना पूरा बोल लो सर। हाँ कमी ना रह जाए। बोलने दो। मतलब ये किसी भी सदन की गुप्ता साहब एक तो कार्रवाई सुनिए, एक सुनिए, मिनट सर, एक मिनट जी। किसी भी, यहाँ तो विधानसभा अध्यक्ष में ही बैठा हूं, हाँ, हाँ। किसी भी सदन की कार्रवाई की एक डिकोरम है, एक तरीका है। अगर विधानसभा तो अध्यक्ष भी सबको मैं बराबर का समय देता है। हाँ, आप पार्शलिटी कर रहे हैं। नहीं ना नंबर के विधानसभा अध्यक्ष सबको बराबर के हिसाब से नहीं अगर एसवाईएल पे नहीं बोलना है, नहीं, अगर आप एसवाईएल पे नहीं संसद के बोलना है अंदर तो भी, बात अलग है। संसद के अंदर पहले भी। सर मैं वचन देता हूं, आप टाइम की रिकॉर्डिंग देखिएगा, सबको बराबर मौका ठीक है, मिलेगा। done। एसवाईएल पे आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद तो हम इस पे आएंगे ही आएंगे। अच्छा, ठीक। अब की बार किसकी सरकार झाल बजा के थोड़ी होगा, इसी पर होगा। एसवाईएल का ये केजरीवाल जी को कौन से मामले में जेल में? एसवाईएल का जवाब दे रहा हूँ, वो भी जवाब दूंगा आपको। जैन साहब कौन से अंदर वो भी वो मोदी के डर ने कर लिया। नहीं वो भी नहीं दूंगा। मनीष सिसोदिया कौन से बात के जेल में? वो भी दूंगा आपको। अरे कुछ यहाँ तो कम से कम ऐसी सरकार है जो मुद्दों को पढ़ सकती है और मुद्दों पर न्याय करती है, और आपकी ऐसी सरकार जो नकारती है और पूरी सरकार जेल में बैठी हुई, पूरी सरकार जेल में बैठी। हरियाणवी में कहावत है, छाछ तो बोले छानने क्या बोले, छाछ तो बोले छानने क्या बोले। धनखड़ आपको साहब, तो इन विषयों पर बोलने का हक ही नहीं है। धनखड़ साहब आ जाइए। हमको कोई बात ध्यान में आती है तो जांच भी कराते हैं, निर्णय तक पहुंचते हैं। आप तो नाना करते, नाना करते जेल में बैठे हो। आप इतने ऐसा सुशील भाई ने क्या बोल दिया कि आपको उनकी आवाज ही नहीं पता? आप इतने संयमशील नहीं, हरियाणा के शराब अध्यक्ष थे। शराब बीजेपी घोटाले को पसंद नहीं आता। सारे कैदी दिल्ली में कौन है? भाई साहब एक मिनट। शराब घोटाले में सारे अंदर लोग कौन है? अरे वहां से शुरू करें ना। क्या हो गया? नहीं। वो शराब महकमा तो दुष्यंत चौटाला जी के पास था, आप इतने परेशान क्यों हो अरे गए? भाई वो वहां के दिल्ली की शराब एक के साथ एक फ्री, कौन भूल जाएगा? नहीं मैं एक बोतल के साथ एक फ्री, देखिए, एक बोतल के साथ एक फ्री, कौन भूल जाएगा? साहब ये बताओ, एक बोतल के साथ एक फ्री। अध्यक्ष जी बोलिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा शशि जी कि शराब घोटाले पर सुशील गुप्ता जी ने बात कही, इतना परेशान तो उनके बगल में बैठे दिग्विजय चौटाला नहीं हुए जितने धनखड़ साहब हो गए।
क्या हो गया था? अरे भाई, सारे शराब में डूबे पड़े हैं और यहाँ शराब की बात कर रहे हैं। अरे सारी सुनिए, पार्टी सुनिए। शराब में डूबी पड़ी मैं है। आपको बता रहा हूँ, सारी सुनिए। पार्टी शराब में डूबी। आप ये सुनिए। बताओ, मधुशाला से बड़ी कविता तो इनकी बनी हुई है। FIL पे नहीं सुनना। सारी देखिए, SYL पे बुलवाइए। मैं शराब में मैं तो फिर आपको सारी बता रहा पार्टी हूँ। लौटी पड़ी सुनिए, है। अभी तक तो एक मिनट, दिल्ली के चुनाव में लौट गई। एक मिनट सर, एक मिनट। अभी तक तो एक मिनट। हेलो हेलो। इन वाला एक कागज खत्म नहीं हुआ, माजरा साहब किताब लेके बैठे हैं। हमारा नंबर कब आएगा ये राम जाने। ये हम आपने सारे बातों में बुला लिए, एक एक करके बुलाने थे। हमारे को तो बोलने अब का मेरे को टाइम पूरा नहीं करने दिया। दो, आप अपने वचन पर रहो। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। गुप्ता जी पढ़िए। पहले SYL का देता हूँ गुप्ता आपको। जी से एक हर बात पूछ लो, इस देश क्या के पानी अंदर देंगे पंजाब वाले या नहीं देंगे? बस सुनिए। इतनी सी पूछ लो। ठीक है। कि भाई आप अरे वो हरियाणा को जवाब- पानी अरे दोगे या सुन नहीं तो दोगे? लो। बोलने दीजिए। हाँ, देश में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन का काम केंद्र सरकार का है। चाहे वो लोहा हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई खनिज हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम देश के प्रधानमंत्री का है। हालांकि ये मामला सब जुडिस है, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी आप बुला रहे। सुनिए सुनिए रामपाल जी, सुनो, आपका भी जवाब दूंगा, चिंता ना करो। जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनिए तो, फैसला कर अरे दिया, सुनो तो, कुछ एक बार बचा बोलिए। नहीं, फिर भी इतना बोल रहे यार। 30 सेकंड सर, जल्दी से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार राज्यों को लड़ा के तमाशा नहीं देख सकती, उसको फैसला करना है। आज तक प्रधानमंत्री एक शब्द इसके अंदर बोला हो। बीजेपी की सरकार पंजाब में भी रही, हरियाणा में भी रही और सेंटर में भी रही, इन्होंने एक शब्द इसके लिए बोला हो। ये चुनाव आता तो ड्रामेबाजी करते हैं, तो आप तो किसानों बोलो। के नहीं, सुनिए, आप तो किसानों के हितैषी बनते हैं, उनके जले पे नमक छिड़कते हैं, 750 की सादत लेते हैं। आज तक शोक प्रस्ताव पारित नहीं किया इन्होंने। भटकिए मत, भटकिए मत, पानी पर जवाब उसी का दीजिए। जवाब दे रहा हूं, उसी पानी का पर जवाब उसी का दीजिए। जवाब दे रहा हूं। आप जवाब दिल्ली के सुनना हो पड़ेगा और आपको। ना आप हरियाणा जवाब के सुनना विदेशी पड़ेगा हो। आपको। ना आपको ये दिल्ली किसान के पानी आंदोलन की के चिंता लिए है, ना ये आपको तो हरियाणा के सुनना पीने के पड़ेगा। पानी की इतनी चिंता मिर्च क्यों लगी आपको? इसलिए ना जवाब आपको तो दिल्ली सुनना के पड़ेगा। पानी की चिंता है, इतनी मिर्च ना क्यों लगी? हरियाणा के पानी की चिंता है, में ना दिल्ली के हरियाणा कोयले के किसान पानी की भी चिंता है। मैं ये और कह रहा हूं, हरियाणा के नकली लोग हो पानी की राजनीति भी। के साथ। जवाब सुनना नकली पड़ेगा। लोग। आप मेरी सुनो। आप पानी नहीं इसका देना समाधान चाहते, है। आप दिल्ली को भी इसका पानी नहीं समाधान देना हो। चाहते, एक मिनट। हरियाणा को पानी नहीं गुप्ता देना साहब, चाहते हरियाणा और को पानी जवाब की नहीं बात देना कर चाहते आप। ठीक गुप्ता- है, एक जवाब मिनट। दीजिए। गुप्ता एक साहब, मिनट, सर, एक मिनट। SYL पर पहले बोलिए मेरी जवाब। बात तो पूरी होने दो भाई। आ रहा हूं उसके बाद। हाँ, गुप्ता साहब ठीक कह रहे हैं। SYL का समाधान ना इनके पास है, ना भगवंत मान जी के पास है। SYL का समाधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, सुप्रीम कोर्ट कर चुका है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा करके भी पानी देना पड़े तो पानी दीजिए। अब इसके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए केंद्र की सरकार की और हम सब लोगों की जो यहां मंच पर बैठे हैं। अगर ऐसी स्थिति आए कि पानी लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा तो फिर गुप्ता जी तो चलेंगे हमारे साथ। कोई विलिंगनेस आपकी नहीं बात है, का मुद्दा जवाब वही दे रहा है। हूं। सुनिए, दिग्विजय जी, इनकी विलिंगनेस नहीं है। प्रधानमंत्री यही मना कर रहे हैं। बंटवारा करे यही मना और कर रहे हैं। हरियाणा पानी में जी, और हमको एक बार जान हम लीजिए, इसके इनकी बाद पानी कहा देने की विलिंगनेस नहीं है, मुद्दा यही है। अच्छा ये ये विलिंगनेस पानी वाली देने बात के है। खिलाफ आज तक प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोला। मार्जा और जी, विलिंगनेस इसका नहीं मुद्दा है। यही है कि इनकी विलिंगनेस नहीं है। SYL ये पानी देने के खिलाफ, हरियाणा को ये नहर बनाने के खिलाफ, हाउस को ठीक से चला सकते हैं तो एक एक बात का जवाब दूंगा SYL और इनके नहर मिर्च बनाने लेके के खड़े हो जाएंगे। SYL के आगे बढ़ते हैं और एक पर्चा लेकर के और आए हैं पानी सुशील नहीं गुप्ता जी। तो हरियाणा में वादा वोट किया था, जल्दी से। मैं आपके वायदे पे आ रहा हूं। जल्दी से, अब हरियाणा के अंदर जल्दी 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 देखिए। जल्दी हाँ, हर रोज गोली चला के फिरौती मांगी जा रही हाँ, है। ये मुद्दा आज का है। ऐसा कोई इन मुद्दों शहर पे नहीं उठना बचा। चाहिए। ये मुद्दा आज का है। एक मिनट, ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहां फिरौती नहीं मांगी जा रही हो। ठीक। सड़कों पे खुलेआम स्नैचिंग हो रही है। महिलाओं के प्रति अपराध में हरियाणा नंबर 1 बन गया। सारे सरकारी कर्मचारी हर वर्ग हड़ताल में बैठा है, चाहे शिक्षक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे शशि जी, छात्र इस हो। बात में कोई दो राय नहीं कि जितनी बदहाली कानून व्यवस्था की अब है कभी नायब नहीं सिंह थी। सैनी के बनने के बाद, इतनी बदहाली मेरे हिसाब से आगे हरियाणा में सुनिए, नहीं आगे देखी। सुनिए, एक अभी मिनट, दो ये मिनट सच्चाई बाकी है। है। सुनिए गुप्ता साहब, सुनिए, एक मिनट अरे सर बहुत विधानसभा अध्यक्ष सच्ची बोल है। रहे हैं। रुको तो ये सही। कह रहा पेपर पूरी करेंगे भाई जी। गुप्ता जी, जानना आपसे ये हाँ। है नहीं कि ये जो अपराधों की इतनी बड़ी श्रृंखला है,
तो आपके बगल में बैठे हुए दिग्विजय चौटाला जी ने कहा ये तब से है जब से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं। आप इस बात से सहमत हो? ये आपका मानना है? मैं कि इस जब बात दिग्विजय जी भी मैं थे, इस बात से सहमत हूँ बनने के बाद बीजेपी सरकार का संरक्षण इनको प्राप्त है। सख्ती से उनके संरक्षण के अंदर हो रही है। सख्ती से नहीं तो सरकार निपटना- चाहे तो पत्ता ना ही ले, सरकार और- चाहे तो पत्ता ना ही ले। इतने अपराधी रोज गोली मार रहे हैं इन्होंने- और मेरी जाति के लोगों के मार रहे हैं। एक हमारी के पार्टी के नहीं, जाति की बात ना करो, इसमें अपने जाति की बात ना करें। किसी- मेरे व्यापारी, मेरी जाति है व्यापारी, हमारी और पार्टी के व्यापारियों को प्रेसिडेंट को मार रोज दिया। फिरौती मांगी जा रही है। आप हमारे प्रदेशाध्यक्ष हो, प्रेसिडेंट आपकी को जाति मारा। नहीं है कोई भी। व्यापारी राजनीति में भाई, कोई जाति नहीं है। हर नफे सिंह व्यापारी राठी का कत्ल आज हुआ। हर व्यापारी नफे सिंह राठी का अभी- मर्डर हुआ, सुनिए। रविंदर सैनी का मर्डर हुआ। तो अंत अजय में 36 जात व्यापार में विल है। पावर। जरा आप यहाँ व्यापारी की पावर बात नहीं है। है। ये मत भाई, कहिए हमारी ना, जाति जो व्यापारी बात है ना। आप ये अरे जाति पूरे हमारी हरियाणा व्यापारी की है, राजनीति धनखड़ करने आए हो ना, जब जाट पूरे को- हरियाणा की राजनीति जाट करने जो आए हो आरती बने हो ना, या वो जात हमारी पात पे आए हो, है। पूरे हरियाणा की राजनीति करने आए हो। और सुनो, सबके सुनो। हाथीसे से है। इतने मेरी नहीं बात तो पूरी सुनो। सारे हरियाणा की बात तो राजनीति पूरी करने सुनो। आए हो। की कोई विल पावर नहीं है। कोई बड़ी विभाग साहब में आप बड़ी बड़ी सख्ती सख्ती से से निपट रहे हैं। SYL का कई पानी सारे नहीं पिलवा निपटा सकते। दिए हैं। हांसी बुटाना विदेशों नहर में तक से पानी नहीं ला उठा सकते। लाए हैं। इन्होंने दादू सरकार पंडलवी नहर बहुत को मजबूती खत्म के कर साथ दिया। कानून व्यवस्था को निपटने इन्होंने में लगी हुई है। ये चार्जशीट है। विदेशों तक उस से सरकार अपराधियों के को उठा खिलाफ रहे हैं। श्री- यहाँ जो ये है चार्जशीट कई को हटा दिए हैं और अपराध को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। सीएलयू की धनखड़ दुकान, साहब, ये सीएलयू की सुनिए, दुकान की एक हमने मिनट। चार्जशीट दी थी। ये चार्जशीट माजरा साहब कार्रवाई नहीं हुई। अगर माजरा इनमें साहब, ताकत होती, सुनिए, इनके माजरा हाथ साहब, कांपते हैं बात ईटी के, तो पूरी करने इनकी दो। तरफ हाथ माजरा नहीं साहब, डालते ये। प्रॉपर्टी ये आईडी का इतनी बड़ी स्कैम, माजरा साहब, फैमिली आईडी का ये अपन स्कैम। भेंट करेंगे भारद्वाज जी को आज। ये लेके सीएलयू की जाएंगे। दुकान। और एक बात सुन लो लगता आप, है- एक तो सीएलयू की लगता है- दुकान ये थी और ये धनखड़ साहब की पार्टी दीनदयाल उपाध्याय के नाम अच्छा, पे मैं धनखड़ कॉलोनी साहब जो काटती है एक उसमें व्यक्ति का 40-40 सवाल पूछ हजार रहा का हूं। रेट है। मुझे लगता किसी है- गरीब धनखड़ को साहब, कुछ नहीं। आइए सीएलयू के रणजीत, कौन कहता है पैसे एक नहीं व्यक्ति लिए का जाते। सवाल पूछ रहा हूं। इन्होंने हाई आइए पोटेंशियल रणजीत, एरिया में रणजीत, 50 लाख और लो पोटेंशियल में 11 लाख और मीडियम में 30 लाख 31 लाख रुपए जमा होते अच्छा, हैं। एक और मिनट। फिर ये महलों जैसे जो एक इन्होंने मेरा दफ्तर सवाल बनाए है। हैं, मेरे ये ख्याल सारे से- के सारे पैसे 2 मिनट रुक जाए, हमारी बात सीएलयू को आगे से बढ़ाएं। ठेकेदारों से लिए गए हैं। एक मेरा सवाल है माजरा अगर साहब आप और कहो तो मैं दिग्विजय जी अपनी से- बात पूरी करूं। एक मिनट सुनिए जी। क्या क्या जी जिस आपकी प्रकार पूरी से- बात सुनिए। दिग्विजय जी, एक मिनट। जिस तरीके से दिग्विजय जी और माजरा साहब मिलकर बैटिंग कर रहे हैं, बीजेपी को खुश करने ये के लिए। एक मिनट रुकिए साहब। बीजेपी के लिए क्या हम उम्मीद करें कि चार्जशीट दोनों- आपको देंगे बीजेपी को हमें क्यों बोले करें? बीजेपी। कि दोनों का मिलने का मन बन गया है, समझ में आ गया है कि अलग अलग में बड़ा नुकसान हो रहा है। सदा दुश्मनी बड़ा नहीं साथ- रहती साथ- राजनीति एक में। मिनट रुको ना साहब, दिग्विजय जी बैठे हुए हैं, तो क्या माने दिग्विजय जी, लोकसभा चुनाव ने 2 बिछड़े हुओं को मिलाने का मन बना दिया है? तो यहाँ बड़ा मिला मिला दिख रहा है मामला, माजरा जी और आपका। ये तो बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आप माजरा जी से सवाल पूछ हो गया। सकते हो कि माजरा जी माजरा क्या है। ऐसा है। मैं तो कल मुद्दा ये है कि अच्छी बात ये है कि हम दोनों आज के जो गंभीर विषय हैं उस पे आवाज उठा रहे हैं और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। अच्छा, तो फिर गंभीर विषय ये बताओ। सरकार- दिग्विजय जी, गंभीर विषय ये है सरकार से कि हमारा- आज सरकार का नायब सिंह सैनी सरकार का टोटल फेलियर हो चुका है। जी नायब सिंह सैनी जी का प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। जी, और ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जैसे जो अनेकों नाम हैं, क्या हो गया था? अनेकों नाम हैं जो खुलेआम भरी सभाओं में, एसपीडीसी के दरबार में जब इनकी वो लगती है, मंत्री बैठते हैं वहां पर खड़े होकर करके प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में भला और बुरा कह रहे हैं। और जो कंट्रोल एक मुख्यमंत्री का होना चाहिए वो आज हरियाणा में नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं है और सरकार नहीं। एक मिनट, धनखड़ और साहब, गृह मंत्री तो कई बार उसको जवाब मुख्यमंत्री देना मानते नहीं पड़ेगा। है। मुख्यमंत्री पे कहा है, देखिए जिस शानदार तरीके से बड़े थोड़ा सा समय हुआ है नायब जी को मिले हुए, आपने कानून व्यवस्था की बात की, कई घटनाएं आपके ध्यान में हैं जो निपटाए गए हैं और विदेशों तक से अपराधियों को लाकर यहाँ सजा दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि जितने मिलनसार नायब सिंह जी जितना समय दे रहे हैं, कोई सबके विदेशों पास जा से रहे हैं। अभी तक नहीं और मिला। ऐसी सारी बातों को जो लोक हित की हैं, मुझे ये कहने में गर्व है, जितेंद्र जी उस बात से बुरा नहीं माने,
कभी 2.5 रुपए के चेक आते थे। रामपाल माजरा जी, दिग्विजय जी हाँ करेंगे, हमारे इस पूरे इस कार्यकाल में 12,000 करोड़ रुपया कंपनसेशन किसानों के खाते में गया है। इससे पहले एक मिनट यहाँ बिना खर्ची, अरे जरा मुद्दे की बिना बात पे बात खर्ची, होने। बिना खर्ची नौकरी देने की साख, मतलब जवाहर जी बिना खर्ची नौकरी देने की किसान साख को इस सरकार मुआवजा की बनी ना है। देना पड़े, उससे आगे वाली बात, दादूपुर नलवी उससे नहर आगे तुड़ा वाली दी। बात। एक मिनट हर साल पिताजी, सुनिए आप साहब, आपने अपनी बात सुनिए तो कहने कहाँ दीजिए। कह दी? आपने अपनी बात कह अरे दी, अब पूरी मुझे नहीं हुई, कहने पूरी दीजिए। नहीं हुई साहब। ये स्वामीनाथन कमीशन कांग्रेस पार्टी ने बनाया, 2006 में रिपोर्ट दी आपने सरकार रिपोर्ट लागू सामने। कर दी। और 8 रिपोर्ट साल लागू कर तक दी। पैरों के नीचे दबाए बैठे रहे। साहब। A2+ देने का काम आपने किया लागू कर दी। हमारी सरकार ने। आपने लागू कर दी। भावांतर भरपाई हम लेकर आए, हर फसल को खरीदने का अच्छा, एक काम। बात दिग्विजय भी धनखड़ उस साहब समय हमारे साथ थे साझे में, हर फसल को खरीदने का काम। अरे, एक मिनट। 14 फसलों को खरीदने का धनखड़ काम साहब किया। तो किसान एक नेता हो। एक बात लोगों के हित में। धनखड़ साहब- आयुष्मान कार्ड, कभी अमेरिका में सुनते थे अस्पताल चले जाओ इलाज हो जाता है, आज चिरायु कार्ड और आयुष्मान कार्ड प्रदेश की आधी जनता के पास है। हमने इस तरीके से काम करने का काम किया है, लोकहित में और जनहित में, जिसके कारण से जनता तीसरी पारी में भी हमको आधी सीटें देकर भेजती है। और अभी तो ये मैं आपसे सब कह रहे हैं, सेमीफाइनल था, फाइनल होगा तो फिर बीजेपी जो है तीसरी बार सरकार बनाएगी। ऐसे किसान देशी है। हाईकोर्ट ने फैसला दिया। दादूपुर नहर बंद करी, आपने कोई विल पावर SYL का पानी लाने के लिए नहीं करी। हांसी बुढ़ाना नहर में पानी लाने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं अरे वो तो किए। ठीक है। दादूपुर नलवी नहर आपने तुड़वा दी। रामपाल माजरा जी, हर साल एक तक पानी पहुंचाने का काम हमने किया है, पानी का बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है, और हर खेत को पानी पहुंचाने का काम अपने कार्यकाल में हमने किया है। कर सकते थे, आराम से बोलते क्या होता था। सबसे अच्छा काम करने का कोशिश। मुझे जाना तो दिग्विजय जी के पास है, रुक जाओ कल लेकिन धनखड़ जी, आप तो किसान नेता, किसान की बात होती है, बड़ा भावनात्मक रूप से आप उभरे आते हैं। पूछना वो आपकी पार्टी और आपकी सरकार ने ये दावा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। धनखड़ साहब किसान नेता हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। बस धनखड़ साहब इतना बता दें कि प्रदेश के किसानों की आय 2022 छोड़ो 2024 तक दुगनी हो गई। भैया एक बात ध्यान से सुन लो सब, दलहन और 5 गुना हो गए। एक मिनट रामपाल माजरा, दलहन और तिलहन के जो भाव 2014 में थे, आज अगर आप देखेंगे तो दलहन, तिलहन और मोटे अनाज, इन तीनों में दुगने हैं। धान और गेहूं में 60% बढ़े, और लागत भी तो बढ़ गई। दलहन और तिलहन टोटल और झूठ मोटे है। अनाज, दलहन, टोटल तिलहन और मोटे अनाज का MSP धनखड़ साहब ये आपने दुगना है। आपने और आपने धान और उसमें 60% बढ़ोतरी है। लागत बढ़ गई, मजदूरी बढ़ गई, तेल का रेट बढ़ गया। ये है, एक मिनट देखिए धनखड़ साहब, हमारा सवाल ये था और आपके कहे हुए पर था, आपने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि 2022 तक फसलों के दाम दुगने कर दिए जाएंगे। जिसे आप अन्नदाता बताते हैं, जिसे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं किसान, उसकी आय 2022 तक दुगना करने का वादा और दावा आपका था। आप भाजपा के नेता बाद में पहचाने जाते हैं, किसान नेता पहले पहचाने जाते हैं। सवाल ओम प्रकाश धनखड़ किसान पुत्र, किसान नेता से यह है कि क्या किसानों की आय 2022 तो छोड़ो 2024 में दुगनी हो गई? धनखड़ जी से एक ईमानदारी की उम्मीद है। बिल्कुल ईमानदारी से बात बताऊंगा। 3 चीजें आपने खड़े होकर सवाल किया, खड़े होकर जवाब दो। किसान तो थारा लठ लेके इससे पहले किसान संतुष्ट इससे पहले कभी किसान को मार दिया। कभी किसान सम्मान 800 निधि नहीं किसानों थी। की हत्यारी पार्टी। कभी किसान सम्मान निधि नहीं थी। 70,000 करोड़ रुपया सालाना कांग्रेस ने एक बार माफ किया था। सालाना किसान सम्मान निधि का किसानों के खाते में जाता है। किसान बीमा हमारी सरकार से पहले नहीं था। 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में, 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में खाद पे फसल बीमा टैक्स का लगाया, एक मिनट भैया, कीटनाशक इसके अलावा लगाया, तीसरी बात जो मैंने अंडरग्राउंड पाइपलाइन तीसरी पे बात जो टैक्स मैंने लाया। तीसरी बात मैं केवल एग्रीकल्चर दोहरा रहा हूं जो मैंने देखो भाई, ऐसा है, सवाल करना हमारा अधिकार। अब हमने तो इकोनॉमिक्स का सवाल किया, अब धनखड़ जी की मर्जी है वो पॉलिटिकल साइंस का जवाब दे दे। नहीं, पॉलिटिकल साइंस का जवाब नहीं दे रहा, राशि बता रहा हूं।
आंकड़ों में राशि बता रहा हूं, 1.5 लाख करोड़ रुपया राशि है, पॉलिटिक्स नहीं है। 70,000 करोड़ रुपया सालाना किसान सम्मान निधि राशि है। फसलों के दाम जोरदार, एमएसपी बढ़ाना राशि है। इसलिए यह केवल राजनीति नहीं है, यह काम है जो करके दिखाया है। बहरहाल डीजल के रेट डबल। एक मिनट देखिए, जवाब तो आ ही गया। किसानों की आय दोगुनी के संदर्भ में सवाल अपनी बात हुई, पर मेरे पास अभी दिग्विजय जी के पास जाने के लिए 2 महत्वपूर्ण सवाल है। हमने उन्हें बुलाया है और उन तक हम पहुंच नहीं पाए, रास्ते में बहुत रुकावटें आ गई। दिग्विजय जी, 2 सवाल आपसे हैं। पहले तो आपसे जानना यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ 4.5 साल तक आप सरकार में थे, अब उस सरकार में नहीं है, सरकार में न रहने का दुख है या खुशी है? पहला सवाल तो यह है। खुशी है। नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम सरकार में थे तो हम मुद्दों के आधार पर थे और उन मुद्दों के लिए हमने लड़ाई लड़ी। अभी धनखड़ साहब ने तो गिनवा दिए सारे, और इसमें जो हरियाणा में हुए किसानों के हित के फैसले थे उसका मंत्री दुष्यंत चौटाला जी थे। मैं आपको अगर गिनवाने लग जाऊं, हरियाणा के 16 फसलें पूरे एमएसपी पर खरीदना, नई मंडियां कोरोना काल के अंदर बनवाना, किसानों के खाते में, ये तो माजरा जी भी मानेंगे कि देश में पहला राज्य, चौधरी देवीलाल जी का सपना, किसान के खाते में सीधा पैसा डालना, यह हरियाणा बना। यह दुष्यंत चौटाला ने करवाया। महिला को 50% आरक्षण दुष्यंत चौटाला जी ने दिलवाया। अभी अमित शाह जी ने कहा बैकवर्ड समाज के सम्मेलन में, वो काम किसने किया? दुष्यंत चौटाला जी ने बैकवर्ड समाज को 8% आरक्षण। दलित समाज, जो हमारा रविदासिया समाज है, गुरु रविदास जी का मंदिर दिल्ली में टूटा था, हरियाणा में नींव किसने बनवाई? दुष्यंत चौटाला ने रखवाने का काम किया। बहुत से काम किए, बहुत से रह गए। पेंशन 5100 का वादा लेकर चले थे, नहीं पूरी हो पाई क्योंकि नीयत में कुछ खोट था। मगर आगे भी जनता का हित सर्वोपरि मान करके लड़ाई लड़ेंगे। रहने का ना रहने का ना दुख है ना खुशी है, जनता के लिए लड़े थे और आगे भी जनता के लिए लड़ेंगे। हम 10 सीटों पर, 1 मिनट सर, 10 सीटों पर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। 15 साल से विपक्ष में थे, एक मौका मिला, चाहे 4.25 साल का मिला, उसमें काम कर करके दिखाया है और आगे भी अवसर हरियाणा की जनता ही देगी। ये कहते हैं परमात्मा का नगाड़ा होता है जनता, ना तो मैंने तय करना, धनखड़ साहब ने करना, भारद्वाज साहब ने करना, ना इन दोनों ने करना, ये तय करना है जनता ने, जो आज सुन रही है हमें। मैं ये कहूंगा कि आगे अवसर मिलेगा तो अपना पूरा काम जनता के लिए करेंगे, जनता के हित में करेंगे। बहुत से लोग अच्छा कहेंगे, बहुत से लोग बुरा कहेंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे, बल्कि अपनी दिशा में आगे। देखो, ये 2 सवाल हैं इसमें जुड़े हुए। एक बात, एक मिनट पूरी बात होने दो एक बार। आपने बहुत थोड़ा सा रहम कीजिए, आप बहुत बड़े नेता हैं। दिग्विजय जी के संदर्भ में भी थोड़ा सा तो उन्होंने जो किसानों वाली बात कही, अरे भाई सरकार से बाहर कर दी, कम से कम मंच पे तो जगह दीजिए। नहीं, वो स्थित के आदमी है। मतलब इतना तो थोड़ा सा गुंजाइश कीजिए साहब। नहीं, मंच तो जनता टीवी का है, सरकार का थोड़ी है। वही तो काम है ना, कहीं यहाँ पे तो गुंजाइश दीजिए, सरकार में ना दी। 2 चीजें, एक तो आपने ये बताया कि बहुत काम किया, जब इतना काम कर रहे थे तो फिर सरकार से जाने का दुख क्यों नहीं है? एक तो ये सवाल है कि भाई जनता के काम रुक गए, तो आपको इसका कोई दुख नहीं है, एक तो ये सवाल है। गए भी तो बाहर भी तो जनता के काम के कारण ही तो हुए। अरे रुकिए ना, पूरी सवाल में। और जब आपने इतना बढ़िया काम किया तो फिर इस चुनाव में आपका काम क्यों लग गया? अब वो मैंने बता तो दिया, बार बार उस बात को नहीं, बार बार उस बात को रिपीट करूंगा कि देश में 2 धड़े थे, तीसरा कोई धड़ा नहीं था, ना एनडीए में थे ना इंडिया में थे। उसका खामियाजा हमें नहीं, पूरे देश में हर व्यक्ति को भुगतना पड़ा। तीसरे दल की कोई भी पार्टी, कटिंग अक्रॉस स्टेट्स, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हिंदुस्तान का देख लीजिए, किसी को जगह नहीं मिली। और यह गलतफहमी कांग्रेस के लोगों को या किसी और को निकाल देनी चाहिए। 2019 का रिजल्ट देख लीजिए, 2009 का रिजल्ट देख लीजिए, सुपड़ा साफ हो गया था रीजनल पार्टीज का, और विधानसभा चुनाव आते आते रिजल्ट क्या थे। तो यह गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। 75 पार वाले 40 पर आ गए, और हुड्डा जी कितने की कह रहे हैं? 80 पार की। हुड्डा जी का भी ऐसा ही हशर होगा। चलिए, आपकी इस बात की दलील मान ली कि 2 धड़ों में बट गए थे, पर जिन लोग पिछले विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर सिमट गए थे, उनके मुकाबले आप 10 सीट लेकर आए थे। इस बार उनके मुकाबले आपके वोट आधे क्यों हो गए? चलो 2 धड़े तो ठीक है, पर इनेलो के मुकाबले जजपा का जनता का जनादेश है, उसको स्वीकार लिया, इसमें क्या बड़ी बात है? क्यों? कोई कमियां रही होगी हमें,
बस वही तो जानना है, क्या थी कोई कमियां? कमियां रही होगी हमें, तो आपने खोजी नहीं अभी हम तक? बहुत सारी खोजी हैं, क्या क्या है? मगर आपके मंच पर थोड़ी बताऊंगा। चलिए अब हम आखिरी दौर में हैं, आखिरी दौर में हैं और उधर से ही शुरू करते हैं। दिग्विजय जी, जो हमारा ये कॉन्क्लेव है, अब की बार किसकी सरकार? 30 सेकंड, आइए। ऐसा है, ये सब अपनी अपनी कहेंगे, मेरे से पूछोगे तो मैं भी अपनी कहूंगा। मैं फिर कहूंगा कि जनता जैसा नगाड़ा बजाएगी 2 महीने के बाद की बात है। बाढ़ कोड अब सामने आए, थोड़े दिन की बात है, मगर जनता का मुद्दा सर्वोपरि होना चाहिए और जनता के मुद्दे को बजाय कि हम आपस में एक दूसरे के कान खींचे, टांग खींचे, जनता के हित की आज जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए। आज की पूरी डिबेट में हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहे, उस मुद्दे पर नहीं आ पाए जिससे आज हरियाणा त्रस्त है, या हरियाणा का एजेंडा जो 2024 का जो सेट होना चाहिए उस पर हम नहीं आ पाए, ये मुझे दुख है। सुशील गुप्ता जी। हरियाणा के एक तरफ दिल्ली है और एक तरफ पंजाब है। 24 घंटे समय बिजली का है, ध्यान रखेंगे। 24 घंटे बिजली है और फ्री है। 24 घंटे अच्छी शिक्षा है और मुफ्त है। 24 घंटे अच्छी चिकित्सा है और मुफ्त है। महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त है। अब की बार केजरीवाल की सरकार। ठीक है, रामपाल माजरा जी। विशेष तौर से जवान तय करेगा हरियाणा प्रदेश का जो त्रस्त है इससे, बीजेपी से, क्योंकि 25 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। आज माँ बाप की एक एक एकड़ जमीन बेच करके, जान हथेली पे रख के, 7 समुद्र पार डोंकी वीजा लेकर के अमेरिका में जा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अग्निवीर योजना चलाई, 4 साल में रिटायरमेंट का कोई लाभ नहीं। जवान बदलेगा और बहुजन समाज पार्टी और लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। जितेंद्र भारद्वाज जी। आपने सारा समय जेजेपी और बीजेपी में बांट दिया, हमें तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। आपके जेजेपी वाला बड़ा दर्द है। नहीं, कारण है भारद्वाज साहब, जेजेपी जो है ना और आईएनएलडी बीजेपी के ही एक ही पार्ट है, तीनों को समय आपने मिला करके बांट दिया। मतलब कोई सा चुनाव लड़े ना, तुम चुनाव लड़ो और वो बाबू बेटा चुनाव लड़े हरियाणा में, ये दो भूपेंद्र और दीपेंद्र चुनाव लड़े, बाकी घर बैठो सारे। तीनों तो एक ही दल है, इनका कोई अंतर नहीं है। ये तीनों तो एक ही दल है, इन्होंने अलग शाखाएं बना के छोड़ी हुई हैं बीजेपी ने। इनके लिए तो शैलजा भी ना लड़े, किरण भी ना लड़े, पूछ लो इनसे, इनके मन से। वो तो शुक्र और ना सुरजेवाला लड़े। अभी अगर हरियाणा में मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, इसके सिवाय पूरे हरियाणा में कुछ नजर नहीं आता। दिग्विजय जी को हुड्डा जी के लिए विशेष दर्द है। बिल्कुल है, पता नहीं क्या दर्द है, क्योंकि 40,000 एकड़ जमीन किसानों की दोनों हाथों से लूटी, 70,000 एकड़। दर्द है, बीजेपी की बुराई नहीं करेंगे, दर्द है। ये मात्र एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपसे एक रिक्वेस्ट है। भेंट करो इनको। एक मैं कल आएंगे मनोहर लाल जी पूछना, हमने चार्जशीट दी थी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, आपने उस गवर्नमेंट के खिलाफ क्या एक्शन लिया? ठीक है, ठीक है, ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट ने तो बेसिक ले लिए हों, आपके श्रीमान जी की सरकार ने कोई विल पावर नहीं दिखाई। समय ज्यादा। इन दोनों पार्टियों का एजेंडा एक ही है, जल्दी कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। आप बैठिए, बैठिए। ठीक है, ठीक है, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। ओ बैठ जाइए मैडम, मैडम चलिए, बोले कहा, समय नहीं है मेरे पास। बोले कहा, बोलने कोई दे, जल्दी बोलने दे कोई। बोलिए, बोलिए, बोलिए। बैठिए भाई, बैठिए। अरे बोलिए, 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 बोलिए। यहाँ कार्यकर्ता भी लेके आने थे क्या? बोलिए, बोलिए। उसमें तो हमारे वाला नंबर 1 रिकॉर्ड हो जाता। फिर तो ये फिर इक्का दुक्का की गिनती नहीं होनी थी अगर कार्यकर्ता भी साथ लेके आने थे। जितेंद्र जी बोलिए। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम डिबेट कर रहे थे विकास की, हाँ। और ये डिबेट हो रही है कि जेजेपी। अरे अब की बार किसकी सरकार? ईमानदारी से है कहने की बात। मुझे 5 सेकंड, मुझे पहले आपने एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। अरे सर, मैंने तो किसी को मौका नहीं दिया, सबने मौका छीन लिया। लोकतंत्र में यही होता है, ये समझ लीजिए। खट्टर साहब भी हुड्डा साहब के खिलाफ। 1 मिनट भाई, आराम से। हाँ भाई, बैठ जाइए, हो गया। खट्टर साहब आप बोलेंगे हुड्डा साहब के खिलाफ, अपने होम मिनिस्टर आएंगे हुड्डा साहब के खिलाफ, दिग्विजय सिंह हुड्डा साहब के खिलाफ, खट्टर ये भी बोलेंगे धनखड़ साहब हुड्डा साहब के खिलाफ। इनको हुड्डा ही सबको दिखता है क्या? अब की बार किसकी सरकार? हम ये कह रहे हैं, अब की बार किसकी सरकार? हमारी सरकार
85 ये फिर देख लीजिए, धनखड़ साहब, फिर देख लीजिए, धनखड़ साहब, कोई नहीं कह रहा हरियाणा के हित की सरकार, कोई नहीं कह रहा किसान की सोच की सरकार, हमारी धनखड़ सरकार, साहब, हमारी 800 सरकार, किसान मेरी सरकार, मेरे छोरे की सरकार, नहीं, जब भूपेंद्र 800 की सरकार, भूपेंद्र की सरकार। एक मिनट, अगर जिस बात में आप ये आपत्ति कर कमाल रहे है, हैं, एक मिनट, ये कमाल सर, एक मिनट, नहीं, आपको सुबह सुनना बड़ा जरूरी है। ये वो कमाल- क्या है, कल आपके बड़े भाई दुष्यंत चौटाला जी आए थे, उनसे भी हमने पूछा था अब की बार किसकी सरकार, वो बोले मेरी सरकार। तो मैंने क्या कहा आपको, तो आप क्या करें? यहां पर कोई भी बैठा होगा वो यही कहेगा, इसमें समय जाया मत कीजिए। पर क्यों धनखड़ जी, साहब ने सवाल इसके होता है, इसके अंदर सर समय जाया मत धनखड़ जी, कीजिए। मुद्दे क्या हैं, हरियाणा के क्या मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आखिरी 30 सबसे- सेकंड, लास्ट 30 सेकंड, जितेंद्र जी जो सवाल खड़ा कर रहे थे कि हम हुड्डा साहब का नाम क्यों ले रहे हैं, हरियाणा के वो घाव हैं 10 वर्षों के उनकी सरकार के। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की 6000 एकड़ जमीन 20 से 30 लाख रुपए में एक एक एकड़ एक एक उद्योगपति को दे दी गई। आज वहां 20 लाख रुपए में 20 लाख रुपए में 20 गज और 30 लाख रुपए में 30 गज जमीन मिलती है। ये पाप भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। 10 साल में इसलिए वापस कर करते हैं, दें। इसलिए बहुत करते बहुत हैं। शुक्रिया। इसलिए लोग उन्होंने जो पाप किया है, मेहमानों वो का 40,000 बहुत एकड़ बहुत शुक्रिया। किसानों की बहुत जमीन बहुत लूटी है। शुक्रिया। वो